नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी कैलाशी नानी। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताज़ा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों के हाँकने का डंडा लिए न जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमते दिख जाती हैं। वह गंवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्षर का भी ज्ञान न था, सहज ही भुला देने योग्य न थी। मेरी नानी न होकर भी वह मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा झोंपड़ा था, लिपा पोता साफ। उस झोंपड़े में न तो कोई दरवाज़ा था जो कभी बंद हो सके और न ही कोई दूसरा सामान। बर्तनों के नाम पर कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थीं। उस गांव में करीब 40 घर थे और प्रत्येक घर में से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलाशी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक मिर्च मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। कैलाशी नानी की तरह गरीबनी को पैसों का दर्शन दुर्लभ होना ही चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी न थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती थीं। दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वह तुम्हारा काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा न रखेंगी। जाड़े के दिन शुरू थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने की तैयारी न कर डाली, तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बहन को लेकर आखिर एक दिन माँ मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 वर्ष थी। हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा न लगता, पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी। उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनंद आता था। कैलाशी नानी जिस जगह ढोरों को ले जाती थी, वहाँ दूर जहाँ तक दृष्टि जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक आम, पीपल और ढाक के वृक्ष थे। इसकी घनी छाया में दोपहर को आराम करते गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकल जाता। वहाँ केवल ढोर ही न चराए जाते थे, वहाँ कहानियाँ भी कही जाती, पहेलियाँ पूछी जाती और कभी कभी रामलीला का खेल भी खेलते। हम भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बहुत सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वह तो माँ के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन प्रायः रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है, हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा न लगता था। कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने किस तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाती थी। कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता न था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज़ आवश्यकतानुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वह सबको खिलाती थीं और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली भूनते।
उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी न खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी, तब परियों के देश के राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बैठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा न था, पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का ही प्रलोभन हमें रोज यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार न आ जाए। वहाँ राजकुमार तो न आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े ज़रा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वह राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा न दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है। वह होता तो घोड़ा ज़रूर होता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का जमींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वह वहीं हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल की होते होते तो उसका ब्याह भी हो जाता था। उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अब तक कुंवारी है? कैलाशी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है। बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण माच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है। जब पढ़ लिख लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी ढोर ढीलने आई तो छोटे भाई अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल गई। कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फिर नदी पर नहाने लगे। जब हम जा रहे थे तभी वह जमींदार फिर आया। वह कैलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा। उसे कैलाशी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्वीकार किया। जमींदार ने कुछ न सुनकर नानी के पल्लों में जबरदस्ती कुछ बांध दिया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलाशी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाई न छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी में उनका मन न लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ ढोर हाँकने जाने लगी तो जाने न दिया। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाए रखा। मैंने जिद की तो मुझे डांट भी दिया। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कमरे में ले गईं। उन्होंने माँ से कहा कि वह अपने बच्चों समेत जल्दी से जल्दी घर वापस चली जाए, कारण कि वह जमींदार हम दोनों बहनों को अपने नालायक पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है। वह चाहता है कि कैलाशी के साथ ढोर चराने जाने पर वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बहनें उसकी पुत्रवधुएं बन जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ न कर सकेंगे। इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था, इसलिए 10 रुपये उसके पल्लू में जबरदस्ती बांध दिए थे। 40 रुपये काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलाशी नानी ने शपथ लेते हुए वह 10 रुपये कमर से निकालकर माँ को दिखाए और फिर बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं, फिर ये 10 कलदार कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम बिटिया को लेकर चली जाओ,
जिस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है, तुम यहाँ फिर ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेजकर ही फिर आना। कैलाशी ने जब यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी, अधर्म का पैसा वह कभी स्वीकार न करेगी, मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के साथ चली गई और कैलाशी नानी ने मुझसे लेकर वह बहुत संभाल कर रख ली और शाम को लौटकर वह माँ को वापस कर दी। माँ ने जब वह इकन्नी उन्हीं को वापस दे दी तो कैलाशी नानी के चेहरे में ऐसे भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोस लिया। माँ को जाने कितने आशीर्वाद देती हुई वह गई थी। वही कैलाशी नानी आज कमर में 10 कलदार बांधे थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे, पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहाँ से भेजे बिना ढोर चराने नहीं जाएंगी और ज़मींदार के रुपए उसके दरवाजे पर जाकर फेंक देंगी। फिर वो चाहे वह महीनों का 5 सेर अनाज भी बंद कर दे। कैलाशी डरती नहीं, वह कहीं भी जाकर ढोर चराकर पेट पाल लेंगी। माँ उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनके पुत्रों की मांग में सिंदूर भरकर घर में रख लेगा? मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील हैं। वे जमींदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलाशी नानी के आग्रह को न टाल सकीं। दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली आईं। तब से आज तक कैलाशी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल कहानी संग्रह को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।